नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। वीकेंड गेम्स ऑफ गद्दी में आज बीजेपी की सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को विस्तार से दिखाएंगे। सामाजिक सम्मेलन के जरिए सीएम योगी विपक्ष पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी समेत पिछली सरकारों पर जोरदार हमला बोला। वहीं ये भी बताएंगे कि सामाजिक सम्मेलन से क्या नफा नुकसान है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि 2017 में प्रचंड बहुमत से जीतने वाली बीजेपी को सामाजिक सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ रही है। 2017 की तरह एक बार फिर बीजेपी सत्ता में वापसी की कवायद में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी अपने पारंपरिक वोटर्स के साथ ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में लाने की जुगत में है। इसके लिए बीजेपी ओबीसी सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का सहारा ले रही है। मिशन 2022 को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने सियासी बिसात बिछा दी है। पारंपरिक वोट बैंक के अलावा बीजेपी की नजर अब ओबीसी की बाकी जातियों पर है। इसलिए बीजेपी ओबीसी मोर्चे की मदद से सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन कर रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 52% वोटर्स ओबीसी हैं, जिसमें करीब 9% यादव समाज के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं। इन वोटर्स पर अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के तहत यादव सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। यादव सम्मेलन में समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा, जब हम सब एकजुट होंगे तो ही विकास कर पाएंगे, तो ही सुरक्षित रहेंगे, तो ही सम्मान पाएंगे। और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। सामाजिक सम्मेलन के जरिए बीजेपी ओबीसी की सभी जातियों को एकजुट करने की कवायद कर रही है। 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले सम्मेलनों के जरिए उन जातियों को भी साधने की कोशिश है जो समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोटर्स हैं। इसलिए बीजेपी ने 22 अक्टूबर को यादव समाज का सम्मेलन किया। प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत करते हुए सीएम योगी ने पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मध्यकाल यानी मुगल काल की याद दिला दी, जिस पर एसपी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो आपने देखा होगा, उस सरकार के समय आतंकवादियों ने मध्यकाल की याद ताजा कर दी, जब मंदिरों पर, मठों पर हमले होते थे, बृहद हिंदू समाज की भावनाओं को कुठाराघात करके रौंदा जाता था। और ये दृश्य कहीं देखने को मिल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देखने को मिल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1991 से 93 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। समय बहुत गुजर गया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा उसको मानेंगे। अंत में राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही, डिसीजन पे ही बन रहा है। सबने उसे स्वीकार किया है, स्वागत किया है। सीएम योगी यही नहीं रुके। समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि पिछली सरकारों में चौकी थाने सब बिक चुके थे। इस पर एसपी ने कहा कि बीजेपी सरकार में सरकारी जांच एजेंसियां वसूली कर रही हैं। थाने तहसीलें बिक चुकी थी, गिरवी रख दी थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जब उनकी सरकार थी, केवल लूट मचाए हुए थे। और उन स्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में नारा दिया था, सबका साथ और सबके विकास का। भाइयों बहनों, ये नारा एक हकीकत में बदली। इस सरकार में जितनी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियां थीं वो केवल वसूली का काम कर रही हैं। एसटीएफ जो है इकोनॉमिक क्राइम्स की जांच करके वसूली करने में लगी हुई है। हत्याएं हो रही हैं, हत्यारे पुलिस वालों को मुख्यमंत्री बचाने का काम करते हैं। और उनमें जरा भी नैतिक साहस नहीं है कि जो लोग अपराध कर रहे हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर लगे खुद ही 18 संगीन मुकदमों को माफ किया है, वापस लिया है।
सीएम योगी के समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी के प्रहार का सिलसिला यहीं नहीं रुका। पिछली सरकारों पर माफिया के साथ गठजोड़ का आरोप भी लगाया गया। अपने परिवार के लिए प्रदेश में बेईमानी और भ्रष्टाचार की एक परिपाटी डाली थी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पेशेवर अपराधी और माफियाओं को गले लगा करके प्रदेश के गरीबों को तबाह करने का, व्यापारियों को बर्बाद करने का कोई मौका कभी ये लोग चूके नहीं। लेकिन 2017 के बाद बदलावा प्रदेश के अंदर आप सबको देखने को मिला है। आज कोई व्यक्ति किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। आज कोई पेशेवर माफिया जबरन किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता। आज अगर कोई अपराधी और माफिया किसी सार्वजनिक संपत्ति पर भी कब्जा नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसको इसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। इस समय योगी आदित्यनाथ के राज में पुलिस खुद ही माफिया बनी हुई है। इनकी सरकार में सालों बाद डकैतियां पड़ी, सरेआम लूट हुई, सराफा व्यापारियों की लूट हुई, बनारस में हुई, मथुरा में हुई, लखनऊ में हुई। कोई एग्जाम्पलरी गिरफ्तारी या काम करके नहीं दिखा सकी ये सरकार। विधानसभा चुनाव करीब है, इसलिए सियासी दलों का जुबानी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट आजमगढ़ को लेकर भी सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधा। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनना चाहिए, ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? आजमगढ़ से तो मुलायम सिंह जी भी सांसद रहे थे और समाजवादी पार्टी के वर्तमान के अध्यक्ष भी आजमगढ़ से लगातार दूसरी बार सांसद हैं, लगातार सांसद हैं। क्यों नहीं इनके दिमाग में आया? क्योंकि वे विकास के हितैषी नहीं हैं, वे स्वयं के विकास के हितैषी हैं। स्वयं का विकास उनको चाहिए, समाज का विकास हो इसकी चिंता उनको नहीं। वो केवल नारा पे विश्वास करते हैं, नारा। उनको आंख खोल के देखना चाहिए, सठियावा चीनी मिल किसने लगाया है, वहाँ मेडिकल कॉलेज किसने बनाया है, वहाँ के विकास के लिए किसने पैसा दिया है। ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, आरोप लगाने का अलावा कोई काम नहीं है। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के जरिए से बीजेपी उन जातियों को साधने की कोशिश कर रही है जो समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोटर हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, फैजाबाद, बलिया, संत कबीर नगर, जौनपुर और कुशीनगर जिले को यादव बहुल माना जाता है। इन जिलों की करीब 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां यादव वोटर अहम भूमिका में हैं। ऐसे में बीजेपी सामाजिक सम्मेलन के जरिए एसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। इसलिए सीएम योगी समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के जरिए सीएम योगी ने सिर्फ समाजवादी पार्टी पर ही हमला नहीं बोला, बल्कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों को भी निशाने पर लिया। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के जरिए समाजवादी पार्टी के साथ साथ सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। मोदी सरकार की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने 2004 से 2014 तक चली कांग्रेस की सरकार पर देश की सुरक्षा को लेकर हमला बोला। 2014 के पहले देश की स्थिति क्या थी? व्यापक असंतोष था, अविश्वास था। रोज एक नया घोटाला आ जाता था। जनता के मन में व्यापक असंतोष और आक्रोश था। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार देश की कीमत पर राजनीति कर रही थी। देश की बाह्य सुरक्षा भी खतरे में थी और आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में थी। अगर यही हमले आपने अपराधियों पर किए होते तो आज प्रदेश भर की महिलाएं सुरक्षित होती। यही हमले आपने बेरोजगारी की समस्या पर किए होते तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिल जाता। यही हमले अगर आपने किसानों की समस्या पर किए होते तो आज किसान सड़क पे नहीं बैठा होता। आपको काम करने के लिए जनता ने मत दिया था, काम कीजिए। काम के अलावा ये जबानी जमा खर्च से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे।
सीएम योगी ने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 2014 से पहले आतंकवादियों और नक्सलियों का बोलबाला रहता था और कांग्रेस मौन रहती थी। बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर कभी चीन, कभी पाकिस्तान भारत की सीमाओं में घुसपैठ करता था और जब कभी इसकी आवाज उठती थी तो कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कहती थी नहीं, चुप हो जाओ, मत बोलना। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति, जगह जगह आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता था। कहीं आतंकवाद है, कहीं नक्सलवाद है, कहीं अराजकता है। क्यों नहीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं? आप बताइए ना, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात हो रही है? आप बताइए ना कि महंगाई पर क्यों नहीं बात हो रही है? आप बताइए ना कि कानून व्यवस्था पर क्यों नहीं बात हो रही है? आप बताइए ना कि बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं होगी? आप बताइए ना किसानों पर चर्चा क्यों नहीं होगी? क्योंकि कुछ कहने के लिए योगी आदित्यनाथ जी पर नहीं है और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जी संत होकर भी झूठ बोलते हैं। विपक्ष पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की सरकार को आड़े हाथों लिया। सीएम ने कहा कि इन पार्टियों ने सिर्फ जनता के साथ छल किया है। इन तीनों को प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश को दांव पे लगाया, अपने परिवार के लिए प्रदेश में बेईमानी और भ्रष्टाचार की एक परिपाटी डाली थी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पेशेवर अपराधियों और माफियाओं को गले लगा करके प्रदेश के गरीबों को तबाह करने का, व्यापारियों को बर्बाद करने का कोई मौका कभी ये लोग चूके नहीं। किसान अपने हक की बात करता है, लेकिन भाजपा सरकार धर्म की बात करती है। क्यों? क्योंकि नौजवानों, किसानों और महिलाओं को कोई भी उनके वादे पर खरी नहीं उतरी भाजपा सरकार। सच जान चुके हैं प्रदेश के लोग। 2022 में सत्ता से बाहर बीजेपी के ओबीसी सामाजिक सम्मेलन के जरिए विपक्ष को लुभाने की कोशिश कर रही है। वहीं विपक्ष को यह भी डर है कि कहीं उनके पारंपरिक वोटर खिसक गए तो सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए विपक्षी पार्टियां चुनावी प्रचार में जी जान से जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए ये भी देख लें कि बीजेपी के सामाजिक सम्मेलन से क्या सियासी फायदा होने वाला है और विपक्ष को इससे क्या नुकसान हो सकता है। सामाजिक सम्मेलन के जरिए बीजेपी केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की अपील कर रही है। साथ ही ओबीसी समाज को अपने दल से जुड़कर काम करने की भी अपील कर रही है। ये आपकी पार्टी है मित्रों, और इस पार्टी में रंगबाजी से काम करो। ये किसी जात की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है जो 3 साल के लिए बना हुआ अध्यक्ष। ये ट्रस्ट नहीं है कि मेरा बेटा चलाएगा, मैं चलाऊंगा। ये गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, बैकवर्डों की पार्टी है, शोषित वंचित लोगों की पार्टी है और गरीब परिवार में जन्म लेने वाला इस पार्टी का नेतृत्व करता है। मित्रों, 2022 को फतह करने के लिए बीजेपी विपक्ष के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के जरिए बीजेपी विपक्ष के पारंपरिक वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। इसके तहत बीजेपी की ओर से प्रदेश की ओबीसी जातियों को अपने साथ लाने के लिए जातिगत सम्मेलनों का सहारा लिया जा रहा है। बीजेपी की कोशिश ये भी है कि सरकार के 4.5 साल के कामकाज को जनता तक पहुंचाए और ये बताए कि सरकार ने पिछले 4.5 साल में पिछड़ी जातियों के लिए क्या काम किए हैं। 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव की सफलता को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने वोट प्रतिशत को बचाए रखना चाहती है और इसलिए प्रदेश के पिछड़ी जातियों को साधने के लिए सामाजिक सम्मेलनों का सहारा लिया जा रहा है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के तहत 17 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक अलग अलग जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें 23 अक्टूबर को पंचायत भवन में लोनिया और चौहान समाज के साथ, गन्ना संस्थान में नामदेव, दर्जी समाज और पंचायत भवन में ही विश्वकर्मा और पांचाल समाज का सम्मेलन हुआ।
वहीं 26 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोधी समाज का, 27 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही पाल बघेल समाज का, 28 अक्टूबर को गन्ना संस्थान में कुर्मी पटेल गंगवार समाज, तो 29 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सैनी कुशवाहा शाक्य समाज और 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही निषाद कश्यप केवट समाज और पंचायत भवन में चौरसिया समाज, तो वहीं 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राठौर तेली साहू समाज का सम्मेलन प्रस्तावित है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि जो उसने नया सामाजिक समीकरण खड़ा किया था 14, 17, 19 में, उसको उससे बचाए ही नहीं रखना है बल्कि उसको और मजबूत करना है। और अभी हाल में खबरें आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी यादव समुदाय के वोट में भी सेंध लगाने के लिए प्रयास कर रही है। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि अगड़े वोट के अलावा वो ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी कर सके ताकि 2017 को एक बार फिर से दोहराया जा सके। जानकारों के मुताबिक बीजेपी को इन सम्मेलनों से फायदा हो सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले अपने सामाजिक समीकरण को केवल बचाना ही नहीं है, उसको बहुत मजबूत करना है। और 2019 के तरीके से बीजेपी फिर से उसी थ्रेशोल्ड पे काम कर रही है कि उसे कम से कम 51% वोट का लक्ष्य लेके वोट उसे प्राप्त करना है। तभी वो जातीय अस्मिता या कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वो चुनाव की लड़ाई में शिकस्त दे सकती है। एसपी, बीएसपी और यूपी की पार्टियां शुरू से ही जाति आधारित राजनीति करती रही हैं। ये पार्टियां योजनाएं बनाने और दूसरी जगहों पर अपनी फेवरेट जातियों का ख्याल रखती रही हैं। और इसी कड़ी को तोड़ने के लिए बीजेपी ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के जरिए ओबीसी को साधने की शुरुआत की है। प्रदेश में ओबीसी के करीब 50% वोटर हैं, जिसमें से 9% यादव समाज से आते हैं, जो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोटर माने जाते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की इन जातिगत सम्मेलनों के जरिए कोशिश ये है कि यादव समाजवादी पार्टी से छिटक कर बीजेपी के पाले में आ जाए। हालांकि इन सम्मेलनों का बीजेपी को कितना फायदा होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन गोपी के साथ अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। आइए अब दिखाते हैं कि 2017 में बीजेपी ने सामाजिक समीकरण में कैसे विपक्षी दल धराशायी हो गए थे और क्यों बीजेपी को 2022 में सामाजिक समीकरण की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी को सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसको समझने के लिए 2017 विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखने की जरूरत है। 2017 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 403 में से 324 सीटें हासिल की, जिसमें 311 सीटें सिर्फ बीजेपी ने अकेले दम पर जीती थी। बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की और 4 सीटें तत्कालीन सहयोगी पार्टी भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी को हासिल हुई थी। लेकिन 2022 का समीकरण अलग हो चुका है, क्योंकि भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी बीजेपी से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चली गई है। 2019 में बीजेपी को लगभग 51% वोट मिले थे और इन 3 पार्टियों के साथ आने के बावजूद केवल 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और राष्ट्रीय लोकदल को एक भी सीट नहीं मिली। अब बीजेपी के इन 3 चुनाव की सफलता को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से सबक लिया है और अब समाजवादी आपने ध्यान दिया होगा, अखिलेश यादव पिछले 1 वर्ष से लगातार ये कह रहे हैं कि वो किसी बड़े दल से समझौता नहीं करेंगे। 2017 में अगर विपक्षी दलों की बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें एसपी और कांग्रेस को सिर्फ 54 सीटें मिली, वहीं बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई थी और अन्य के खाते में 6 सीटें गई थीं। इस बार समाजवादी पार्टी की छोटी पार्टियों की ओर झुकाव के कारण बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को साधने का फैसला किया है और यही कारण है कि बीजेपी ओबीसी मोर्चे के तहत सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का सहारा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।